आपका आर पार के ट्यूसडे एडिशन में 2024 में मोदी के सामने चेहरा कौन? जो 130 करोड़ जनता की उम्मीदें होंगी वही चेहरा होगा। जब हम लोग बीजेपी के साथ थे तो सब कुछ मंगल राज था और 15 दिन में जंगल राज हो गया। तो लोचन विहीन भाजपा आज ये बताए कि देश में मुद्दों की राजनीति कब करेगी। बताइए आपकी पार्टी एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देती? कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हिंदू नाम से नफरत है। करिए कार्रवाई। जब भी एक व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व होगा वो निरंकुश होगा। जब ऑर्डिनेंस वाला था तो निरंकुश थे या अंकुश थे? कैबिनेट का फैसला वाला था राहुल गांधी ने, वो कैबिनेट जिसमें प्रधानमंत्री देश के कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं। क्या सिद्धांत चतुर्वेदी की हिम्मत है वो कैबिनेट का डिसीजन फाड़ सके? नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। स्वागत है आपका आर पार के ट्यूसडे एडिशन में। सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी के टक्कर में कौन है, और यह सियासत में इस समय का सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, श्रीमान अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार के बाद चर्चा है कि इस लिस्ट में एक और नाम की एंट्री हो गई है, और यह नाम है केसीआर यानी चंद्रशेखर राव का, जो तेलंगाना के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। लेकिन फिलहाल ये मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी में जुटे हुए हैं। साउथ की सियासत करने वाले केसीआर तेलंगाना से उठकर या फिर उड़कर नीतीश कुमार के साथ जुगलबंदी करने के लिए बिहार पहुंच गए और भाजपा मुक्त भारत का नारा तक लगा दिया। लेकिन सवाल है कि विपक्षी खेमे का बड़ा चेहरा कौन होगा, क्योंकि मोदी के साथ मुकाबले से पहले यह तय करना होगा कि विपक्ष में कौन किस पर भारी पड़ेगा। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या फिर केसीआर, इनमें से विपक्ष को लीड कौन करेगा, उनका नेतृत्व कौन करेगा? तो आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और आज आर पार में पैनलिस्ट बनाम एनालिस्ट भी होगा, क्योंकि हमारे साथ कई राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद होंगे। तो स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका इस बड़ी पब्लिक डिबेट में। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन होगा 2024 का चेहरा, यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी के खिलाफ 2024 में कौन चुनाव लड़ेगा? क्योंकि कैंडिडेट कई हैं लेकिन कंसेंसस कहीं नहीं है। मुझे एक दौर याद आता है जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम बड़ी पावरफुल होती थी और सब कहते थे हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ है। श्रीलंका का मुकाबला भी ऑस्ट्रेलिया के साथ होता था, पाकिस्तान का मुकाबला भी ऑस्ट्रेलिया के साथ होता था, और तो और बांग्लादेश का मुकाबला भी ऑस्ट्रेलिया के साथ होता था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया ही रहती थी। लेकिन बहरहाल आज पैनलिस्ट वर्सेस एनालिस्ट की इस चर्चा में जनता जनार्दन के बीच, इस देश के युवाओं के बीच आपका अभिनंदन है आर पार के मंगलवार एडिशन में। – 2019 की तरह 2024 से पहले एक बार फिर महागठबंधन वाली चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नाना करते नीतीश बाबू ने दिल्ली रन शुरू कर दिया है। नीतीश कल राहुल गांधी से मिले तो आज मुलाकात का दिन अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, डी राजा से था। हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी, स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। विपक्ष की पार्टियों को सबको इकट्ठा होकर आज जो है हमारे देश और संविधान को बचाना है। हालांकि इससे पहले पटना में केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर लगा नीतीश बाबू के लिए शायद दिल्ली दूर है। उनके पास एक चेहरा है, केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए, बात तो करने दीजिए। बैठे मैंने उनका नाम लिया तो आप बैठ जाइए। पीएम उम्मीदवारों की लिस्ट में दूसरा नंबर दीदी यानी बंगाल का किला फतेह करने वाली ममता बनर्जी का है। दिल्ली का लड़ाई हमारा आखिरी लड़ाई है। हम लोग वादा करती हूँ, हम लोग 24 में बीजेपी के उधर से हटाएंगे। वैसे 2 राज्य जीत चुके अरविंद केजरीवाल भी दबी जुबान से ही सही, पर मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अब उनकी योजनाओं की टैगलाइन दिल्ली नहीं, देश को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। इनकी परेशानी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में
एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे। इनकी परेशानी ये है। एक वक्त तक लिस्ट में पहले नंबर पर रहे राहुल गांधी अब पिछड़ गए हैं। लगातार चुनाव हारने वाली परफॉर्मेंस और घरेलू बगावत, इससे गांधी परिवार फिलहाल घिरा हुआ है। लेकिन परिवार के करीबियों की इच्छा किसी से छिपी नहीं है। एक बात दृढ़ता के साथ स्पष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि भाजपा का विकल्प बगैर कांग्रेस के न बना है न बनाया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कौन प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाएगा, और सवाल यह भी कि क्या निजी महत्वाकांक्षा भूलकर तमाम विपक्षी दल एक हो पाएंगे। 2024 का चेहरा कौन, और इस बड़े संवाद में आज न्यूज 18 पर हम सबसे अनोखा प्रयोग करने जा रहे हैं। और ये कोई संयोग नहीं है, और ये प्रयोग ये है कि आज एक तरफ एनालिस्ट होंगे, दूसरी तरफ पैनलिस्ट होंगे, और देश के युवा होंगे, जनता जनार्दन होगी। तो सबके लिए जोरदार तालियां के साथ अभिनंदन करिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि यहां पे बात हुई शरद राव पवार ने इस देश में राजनीति के कई सावन देखे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, एक प्रवक्ता ऐसे हैं, एक सांसद ऐसे जिन्होंने राजनीति में कई सावन देखे हैं। उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की हार भी देखी है, उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी की हुंकार भी देखी है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का। मेरे साथ कांग्रेस की ओर से जुड़ रहे हैं अभय दुबे, इन्होंने भी कांग्रेस के कई सावन देखे हैं। इन्होंने 15 साल बाद मध्य प्रदेश में सरकार आती हुई देखी है, लेकिन 2.5 साल में जाती हुई भी देखी है। अभय दुबे का अभिनंदन करिए। मेरे साथ संजीव झा हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, और आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि अब मोदी के बनाम केजरीवाल हैं, इसीलिए बीजेपी डरी हुई है, ये नारा ये दे रहे हैं। अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। और माधव आनंद, इनका अभिनंदन तो और जोरदार होना चाहिए, क्योंकि जब ये पहले चर्चा में आए थे तो ये मोदी की तरफ थे, अब ये अभय दुबे की तरफ है, तो इनका जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि पलटी मार दी है। और मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक, आलोक वत्स, राजनीतिक विश्लेषक, अजीत कटारिया, राजनीतिक विश्लेषक, सूर्य प्रकाश मैथिल साहब, राजनीतिक विश्लेषक, सैयद जावेद, राजनीतिक विश्लेषक, और दीपक झा, राजनीतिक विश्लेषक। जोरदार तालियों से स्वागत करिए इनका भी। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। 50-50 सेकंड का वक्त मैं आप सबको दूंगा शुरुआती दौर में अपनी बात रखने के लिए। मैं शुरुआत अभय दुबे आपसे करना चाहता हूं, और सवाल मैं ये पूछना चाहता था कि आपका पीएम कैंडिडेट कौन होगा। हम सबको पता है वो तो राहुल गांधी हैं, लेकिन सवाल ये उठता है जो अध्यक्ष नहीं तय कर पा रहा 2.5-3 साल से, वो पीएम पद का उम्मीदवार कैसे तय कर पाएगा। अमीश देवगन जी और युवा साथियों, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल 8 साल का हमने देखा, उसमें समूची भारतीय जनता पार्टी के लिए कहता हूं कि सचमुच में तुम खलनायक हो। नायक का सिर्फ मुखौटा है, अभिनय में महा छलावा है, अभियान बहुत ही छोटा है। इस नाटक में क्या रखा है, ये खेल तमाशा बंद करो। आखिर इस आने वाले भविष्य के भारत का चेहरा होगा कौन? हमने एक चेहरे के इर्द गिर्द जो राजनीति देखी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ छलावा देखा है। अब भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में अमीश देवगन जी जाएगी तो क्या नारे देगी? 4 नारे। बेरोजगारी से बैर नहीं, युवाओं की खैर नहीं, घर घर महंगाई, हर घर महंगाई, बैंक लुटेरों का साथ, धन्ना सेठों का विकास, मोदी जी को हम लाने वाले हैं, वो महंगाई बढ़ाने वाले हैं। जी देखिए, कांग्रेस का जो कंफ्यूजन है, वही जो कांग्रेस की लायबिलिटी है वो बीजेपी की एसेट है, वो क्या आम आदमी पार्टी की भी एसेट है। अभी हाल ही में जो हमने उठक बैठक देखी है बिहार के अंदर, उसको देख के कुछ याद आता है आपको? मुझे ये लगता है कि 75 साल से इस देश में जब चुनाव जब भी होते हैं तो मुद्दा विकास नहीं होता है, मुद्दा कभी जाति बन जाता है, कभी धर्म बन जाता है। आपस में जनता को लड़ा करके जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग सत्ता में आ रहे हैं। तो अरविंद जी ने कहा कि अगर इस देश को नंबर 1 बनाना है तो आपको सबसे पहले हर देश के हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा आपको देनी चाहिए। अगर देश को नंबर 1 बनाना है आपको, तो देश के हर एक व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त मिलनी चाहिए, उनका अधिकार है। अगर इस देश को नंबर 1 बनाना है तो आपको अपने युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। जी। अगर आपको नंबर 1 बनाना है तो आपको महिलाओं के लिए 2024 में अरविंद केजरीवाल भी चेहरा है एक। देखिए, मैं वही कहा कि जो 130 करोड़ जनता की उम्मीदें होंगी वही चेहरा होगा। और जब
नहीं, ईडी अभी और क्योंकि सीबीआई का आपकी तो प्रकोप बढ़ आपकी- जाए। जी, क्योंकि अगर मैं वही कह आप रहा अभी हूं। 2 राज्यों के अंदर है, दिल्ली तो हाफ स्टेट है, पंजाब एक फुल स्टेट है। आपने अभी अपनी 5 राज्यों में कई जगह किस्मत आजमाई और उस किस्मत को आजमाने में आपकी कई जगह जमानत भी जब्त हुई, जो रियलिटी है। मैं आता हूं एक सेकंड जी देखिए, जब आप 60 सेकंड हो गए आपके। हाँ, आप पे अगर ईडी या सीबीआई का प्रकोप बढ़ जाए तो समझिए आप खतरा बन रहे हैं कि भारतीय जनता तो पार्टी पंजाब की कैसे पॉलिटिक्स जीत गया? रही है। अगर ईडी सीबीआई थी तो पंजाब कैसे जीत गए? पंजाब इनको जीतना चाहिए था अगर ईडी सीबीआई का प्रकोप था। जो आप जीते तो सही। नहीं, देखिए, हारे तो भारतीय ईडी जनता सीबीआई पार्टी जब घबराती है तो ईडी या सीबीआई को भेजती है, ठीक, एक इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करती है। जब जी, ये जी। आप पे आने ठीक है, लगे 2024 पर खतरा आते बन हैं। रहे जी हैं। जी 2024 में ईडी और सीबीआई का सहारा है, यही ये लोग गा रहे हैं। देखिए, आपके कार्यक्रम का जो शीर्षक है, एक तरफ है जांचे परखे खरे, अजमाए हुए तपे तपाए हुए नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी तरफ वो एक कॉमेडी सीरियल में बोलता था ना, पहचान कौन, तो दूसरी तरफ है पहचान कौन। और इस पहचान कौन में बात क्या है? मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा है सरकार बनाने के लिए, और ये सब लोग हैं अपनी अपनी हैसियत बनाने के लिए, ताकि ये दिखा तो सकें कि हाँ, हमने भी चुनाव लड़ा है, हमने भी चुनाव लड़ा है। अब जैसे अभी अभय दुबे जी की पार्टी के जो चिर युवा नेता हैं, जो कि अनेक राज्य हारने के बाद भी दावेदारी में हैं, वो अपना गढ़ नहीं बचा पाए तो दावेदारी में हैं। आम आदमी पार्टी नई राजनीति के लिए आई थी, जिनके संस्थापक सदस्यों का विश्वास अब उनके साथ नहीं है, और इनके पितृ पुरुष अन्ना इनकी राजनीति के अनोखेपन की पूरी कहानी बता चुके हैं। तीसरे हैं ये जो एक भतीजे के साथ में हैं। भतीजों का साथ राजनीति में बहुत बढ़िया नहीं रहा है। बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है, भतीजे ने चचा की क्या गति की थी। दूसरी तरफ बंगाल है, भतीजा बुआ के साथ क्या कर रहा है। और अगर भतीजे के साथ में है तो ये बताएं, चाचा तो नीतीश जी हैं, ताऊ तो लालू जी हैं। अच्छा चलिए, ताऊ तो चुनाव नहीं लड़ सकते, पर ताई बड़ी नेता हैं या चाचा बड़े नेता हैं, इसी का फैसला नहीं हो पाएगा। जी, आपने अपनी 60 सेकंड को अच्छे से इस्तेमाल करके अपनी बात को रखा। देखिए माधव बाबू, जब हम पहले आपसे जब आप स्टूडियोज में आए थे तो नीतीश बाबू सुधांशु जी यानी बीजेपी की तरफ थे, अब आप लोग अभय दुबे जी की तरफ है। और ये जो उठक बैठक आपने केसीआर साहब को करा दी है, इससे क्या समझे पब्लिक? मिस देवगन जी, देश का मौसम भी चेंज हो रहा है। अब हम लोग समर से विंटर की तरफ जा रहे हैं, तो देश की राजनीतिक फिजा भी जो है ना बदल रही है। और जब हम लोगों ने एनडीए छोड़ा, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने यह फैसला लिया, तो निश्चित रूप से बीजेपी को कड़ा झटका लगने का काम हुआ है। बीजेपी की बेचैनी को हम लोग समझ सकते हैं, और कोई भी पार्टी इस तरह का निर्णय लेती है तो पार्टी को बनाती भी जनता है और बिगाड़ती भी जनता है। तो जनमानस की भावनाओं को समझते हुए जो बीजेपी की तो कर दीजिए घोषणा, आ रहे हैं नीतीश बाबू, करिए। अरे हम लोगों ने कहा ना, आगाज हुआ है बदलाव होगा, आगाज हुआ है बदलाव भी होगा। पोस्टर लाया और ना। 2024 जुमला में नहीं, हकीकत अरे है। हकीकत की बात कर रहे हैं, जुमलेबाजी हम लोग नहीं करते हैं। तो आगाज हुआ है तो घोषणा बदलाव करिए भी होगा। कि नीतीश और बाबू जहां सीएम तक- कैंडिडेट, एक मिनट सुनिए, सीएम आप कैंडिडेट 60 सेकंड का यूटिलाइज करने विपक्ष के- दीजिए, 60 सेकंड का यूटिलाइज करने जी, जी, दीजिए। जी, जी, धांसू भाई ने यूटिलाइज किया, मुझे भी करने दीजिए। जी, जी। और जहां तक आपने कहा कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, अरे विपक्ष का चेहरा समय रहते हुए हम लोग तय करने का काम करेंगे। अभी जो हम लोग का मकसद है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सब एक साथ हो जाएं। जब एक साथ हो जाएंगे तो निश्चित रूप से चेहरा भी आपको बहुत जल्दी जैसे सुनने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन राहुल जी को आपका समर्थन मिलेगा? राहुल जी तो हम लोग के गठबंधन में है, बिहार में तो गठबंधन की सरकार चल रही है। राहुल जी को आपका समर्थन मिलेगा एज अ पीएम कैंडिडेट? देखिए, मैंने कहा कि जब सारी पार्टियां बैठेगी, जब एकजुट हो जाएंगे, जैसे केसीआर को बिठा रहे थे आप, निश्चित रूप से चेहरा हो जाएगा, चेहरे पे हो जाएगा। और आदरणीय नीतीश कुमार जी, ठीक है, सुधांशु जी, सबको पता है। देन अभय दुबे, और फिर मैं अपने एनालिस्ट के पास आ रहा हूं। चेहरा हो जाएगा नहीं, यहां चेहरा नहीं है, चेहरे हैं। और उन चेहरों का हश्र क्या होता है, मैं याद दिलाना चाहता हूं। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा गठबंधन सबसे मजबूत बना था जनता पार्टी में, जिसमें सब पार्टियों ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया था। हमने भी विलय कर दिया था, इसके बावजूद वो गठबंधन नहीं चल पाया। और जिस समय वो गठबंधन टूटा था, तब स्वर्गीय अटल जी ने लिखा था, वो आज बिल्कुल चरितार्थ होता है। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, वो इन लोगों के ऊपर लागू होता है। अब अबे जी, ये मतलब आपका अपना नेता नहीं तय हो पा रहा, तो आप पे विपक्ष भी ये भरोसा कैसे करेगा? ये संजीव झा या फिर माधव आनंद भरोसा कैसे करेंगे? आपको अपने ऊपर खुद ही भरोसा नहीं है? अमीश देवगन जी, एक पुराना गाना याद आता है, काम को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, काम सच्चा और चेहरा झूठा। इन्होंने कहा कि
नीतीश बाबू को पीएम कैंडिडेट घोषित कर दीजिए। किसी ने नहीं किया, उनके राजनीतिक दल ने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने, गठबंधन ने नहीं किया। अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं सबूत साथ लाया हूं। मैं यहाँ पे एनालिस्ट को सबूत दिखा देता हूं। किसको दिखाऊं, आप देख लीजिए, ये सबूत है। मैं आप सबको बांट देता हूं भाई, सबूत देख लीजिए आप लोग, सबूत देखिए। कमाल की बात कर रहे हैं, आपको भी दिखाता हूं। आगाज हुआ है, बदलाव होगा, पूरे पटना में पोस्टर लगे पड़े भैया। आप कह रहे हो अभी तक उन्होंने अपने आप की घोषणा नहीं करी है। इधर देखिए ये क्या है, ये पढ़िए आप लोग। आगाज हुआ है, बदलाव होगा, इसका अर्थ जानते हैं आप? फोटो किसकी लगी है, चेहरा ना देखो, तस्वीर किसकी दिखा रहे हो? अब मैं वही बता रहा हूं, ये तस्वीर के बारे में एक बार चेहरा सच्चा, बातें झूठा, एक बार उल्लेख कर दिया था इनके सुशील मोदी जी ने। एक ही शब्द में बहुत कुछ कह दिया। आज तक समूचे देश में एकमात्र आदमी ने घोषणा की कि पीएम मटेरियल नीतीश बाबू है। कौन ने की? सुशील मोदी, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आप अपने पोस्टर में, आपके पोस्टर में लिखा हुआ है प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा, यही लिखा हुआ है ना? से हटा दिया तुरंत। एक सेकंड, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा। अब बताइए क्या कहिएगा? अब देखिए, स्वीकार करते हैं? अब मैं आपको थोड़ा स्वीकार करते हैं? थोड़ा सा ना बोलिए, करने सवाल तो बनता है भाई। हमने स्वीकार करते हैं? हमारा प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व युवा करेंगे, भारत के किसान करेंगे, 75 करोड़ किसान। जो आपने इसमें लाइन लिखी ना, प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा, मैंने नहीं लिखी भैया। नहीं, मैं जो लिखी हुई है वो नीतीश बाबू ने लिखी। आपने इनसे सवाल बहुत सही पूछा। भाई साहब, अमेठी में नहीं दिखा मगर वायनाड में दिखा। ये होती है समझदारी। प्रदेश में नहीं दिखा, ग्वालियर में हारे थे कि अटल जी? ग्वालियर में चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे। बहुत सही बात है। ऐसा मत कहिए आप। मान्यवर, जो भी राजनेता देश में है, नेतृत्व करते, तो क्या आपके लिए अप्रासंगिक चुनाव हारना बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, हम कहते हैं हम 2 सीटों वाली पार्टी में रह चुके हैं, पर हमारी साख मजबूत थी, ये साख हार चुके हैं। आज मैं ईमानदारी से कहूं, 136 बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली, कांग्रेस अपनी साख हार चुकी है, और ये बात आम आदमी पार्टी भी कहती है कि इन्होंने देश के युवाओं की साख को हरा दिया। भाजपा का क्या है, एक श्लोक है, चाणक्य ने कहा है, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। तो लोचन विहीन भाजपा आज ये बताए कि देश में मुद्दों की राजनीति कब करेगी। देश में राहुल गांधी से लड़ेंगे कि देश में बरगलाने की राजनीति करेंगे? राहुल गांधी को तो छोड़िए, राहुल गांधी को आपने भी छोड़ दिया। नहीं, मेरी बात नहीं, मैं उनको पसंद करते थे। मैं अभी भी पसंद करता हूं या नहीं करता हूं, वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी करे भाई, पब्लिक कैमरा लगा हुआ है। अब आप पसंद नहीं करते? मैं राहुल गांधी को पसंद करता हूं, इसलिए मैं इनसे सवाल करता हूं। आप राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहता हूं, इसमें कोई दो मत नहीं है। नीतीश जी को नहीं देखना चाहते? नीतीश जी आएंगे, देखा जाएगा, लेकिन नहीं तो फिर अरविंद, अच्छा कमाल है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। आप अरे ना, मैं तो बिल्कुल आप देखिए, आप भी आप दो पूछिए। नहीं, मैंने करिए, ऑप्शन नहीं दिया, कमाल की बात है। आपने ऑप्शन देते कि क्या ऑप्शन चाहिए आपको? ऑप्शन चाहिए, आप खुद बोलिए। ऑप्शन नहीं है ना, देश को कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है भाजपा लोग दे रहे हैं। मोदी जी की तरफ कह रहे हैं ऑप्शन पे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि मोदी जी ने देश को बरगला दिया इतने ज्यादा। मैं कहता हूँ मुद्दों की राजनीति कब करेंगे? मैं कह रहा हूँ आप से लड़ना बंद करिए, और आप बताइए कि 2022 में किसानों की आय दुगनी कर दिया क्या, महंगाई कम कर दिया क्या? क्या एक मिनट सर, क्या इनको नहीं पता था पहले की जीडीपी पे फर्क पड़ता है और राज्य के देश की? अब आप डिरेल हो रहे हैं, अब आप डिरेल हो रहे हैं। नहीं, सवाल इस युवा को बरगला रहे हैं। नहीं, अब देख, आपको लगता है ये युवा बेवकूफ बनने वाला है? आपको लग रहा है? आपको लग रहा है ये है? 2 बार बन गए, लीजिए 2 बार बन गए। ओ अच्छा, मैं एक बात बताऊं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने 2 बार बेवकूफ बन गए देश के युवा। मैं भी बता रहा हूं, इन्होंने वाक्य की शुरुआत की एक संस्कृत का वाक्य बोला, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। पूरा श्लोक जानते क्या है? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। इसका अर्थ होता है जिसके पास अपनी बुद्धि ना हो, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, उसको शास्त्र कितना भी पढ़ा दीजिए, शास्त्रम किम करिष्यति, जैसे आंखें बंद हो या हो ही नहीं, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण कितना दिखाइए समझ में नहीं आता। अब बताइए, बुद्धि किसके पास कम मानी जा रही है? अच्छा बताइए, बाल बुद्धि शब्द किसने असंसदीय, किस राज्य की विधानसभा ने किया और किसके लिए किया? इसके लिए इन युवाओं को समझने के लिए उतनी बुद्धि इन सबके अंदर है कि कौन बुद्धिहीन है और किसके लिए बाल बुद्धि शब्द प्रयोग किया जा रहा है और कौन बुद्धिमान है। इसलिए इस युवा जनता की बुद्धि के ऊपर हमें पूर्ण भरोसा है। इन्होंने बोला कि 2 बारी से इन्होंने बेवकूफ बना दिया देश के युवाओं को, देश के लोगों को। मैं ये जानना चाहता हूं, ये क्यों कांग्रेस लगातार बोलती है? क्योंकि अभय जी ने भी बोला, देखिए इन्होंने लगातार लोगों को झूठ बोला है, बरगलाया है, गलत बातें करी हैं।
क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है कि लगातार लोग बेवकूफ बनते जा रहे हैं? यूपी में अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, आपका रिजल्ट क्या आया? कितनी एक सेकंड आप कहां सरकार बनाई है आपने, वो बताइएगा 5 राज्यों में से। आप 1 मिनट ले लीजिए, फिर मैं आता हूं। देखिए, बेवकूफ बनाने वाली बात तो मैं सिर्फ ये कह दूं, जिनके नेता का संसद में आचरण क्या रहा, भाषण दिया, फिर प्रधानमंत्री जी के जाके झप्पी ली और सीट पे बैठ के आंख मारी, कनकी मारी। ये अब आप ये समझिए कि वो बेवकूफ आप बनाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु देश की जनता बहुत समझदार है। और जहां तक मैं ये बात कहना चाहूं, वह अब इतनी बेवकूफ भी नहीं है कि 52 साल का व्यक्ति सबसे बड़ा युवा माना जाएगा, और युवा नहीं, चिर युवा माना जाएगा, चिर व्याकुल माना जाएगा, चिर व्यथित माना जाएगा, चिर कुपित माना जाएगा। वैसे क्योंकि यहाँ पे युवाओं की बात हो रही है, राहुल जी को बार बार युवा कह के कांग्रेस संबोधित करती है, ये कांग्रेस का पॉलिटिकल राइट है। लेकिन पॉइंट ये है, ये देखना चाहिए योगी आदित्यनाथ की क्या उम्र है, अमित भाई शाह की क्या उम्र है, इवन तेजस्वी यादव की क्या उम्र है। इसमें तेजस्वी यादव को फिर भी युवा माना जाएगा। लेकिन मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि यहां पे लोकतंत्र पे सवाल हुआ। दीपक झा ने बोला, आपके सामने एक एनालिस्ट बैठे हैं, उन्होंने बोला पब्लिक को बेवकूफ बना दिया। तो ये माना जाए दिल्ली में आपने बेवकूफ बना दिया? नहीं, देखिए, 2 बातें हैं। जब ये बात हो रही है कि मोदी जी के विपक्ष का चेहरा कौन होगा, मुझे लगता है सवाल ही गलत है या आप किसी ट्रैप में हैं। मुझे ये लगता है कि इस देश के मुद्दे और देश की जनता को उम्मीद कौन होगा। तो दिल्ली में आप सवाल पूछ रहे थे, केजरीवाल के मुकाबले कौन? मैं आता हूं, मैं आ रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के प्रति लोगों की उम्मीदें थी और लगातार भारी मेरिट मिला, हम लोग जीते। क्यों जीते? क्योंकि जो बुनियादी मुद्दे थे, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, जो बुनियादी मुद्दे थे, हमने उस पर काम किया। बिजली का हो, पानी का हो। देखिए, आप प्रधानमंत्री जी कह दें कि देश में शराब नहीं बिकेगा, दिल्ली में भी नहीं बिकेगा। मेरा ये कहना है कि देखिए, इस पर हम लोग खूब जवाब दे चुके हैं। सच्चाई आप भी जानते हैं कि जब योगी जी होम बारा कंसेप्ट लेके आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो मुद्दा नहीं बनता है। जब मध्य प्रदेश शिवराज जी लेके आ जाते हैं, तो मुद्दा नहीं बनता है कि हर घर में आप बार खोल सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये सारी बातें केवल इसलिए हो रही है, इस सारी बात केवल में जब शराब मुद्दा बने तो चर्चा इस पे भी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ये बारसाला बन रहा है। चर्चा इस पे भी होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में बारसाला मुद्दा बन रहा है। लेकिन 2 बातें मैं सुधांशु जी ने कहा, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, विद्वान व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा कि संस्थापक सदस्यों का विश्वास छूट गया आम आदमी पार्टी के साथ। तो मैं कहता हूं, जरा आडवाणी जी का ख्याल कर लेते हैं। आप बेचारे हैं कहां और किस हालात में हैं? जिन्होंने पार्टी की स्थापना करी थी, दिख नहीं रहे हैं कहीं। दूसरी बात कि इन्होंने की उम्र 94 साल है वैसे। नहीं, आप हालचाल तो पूछ लेंगे, या हालचाल नहीं पूछेंगे उनसे? बेचारे हैं कहां, किस हालात में है? उस पार्टी को आपको जमीन से लेकर यहां तक लाने में बहुत बड़ा योगदान था। जवाब तो मैंने तो विश्वास छूटने की बात ये कही थी, इनके संस्थापक विश्वास ने कहा था कि ये खालिस्तानियों के साथ हैं भाई। और पंजाबी जनता ने बता दिया ना। संस्थापक में जो आधारशिला थे, अन्ना जी, पितृ पुरुष, प्रेरणा पुरुष, अधिष्ठाता आम आदमी पार्टी के वैचारिक आंदोलन के, उन्होंने क्या कहा? आपने बिल्कुल देखिए, नई राजनीति कितनी बढ़िया। दारू के मामले में गिना रहे हैं, फला राज्य में भी, ढिमा राज्य में भी होता, हम बाकी से बराबर है। अरे भाई, अन्ना जी ने बात कही कि आपने स्वराज किताब में यह लिखा है कि दारू के ठेके बंद होने चाहिए और कहीं पर खुलेंगे तो 90% महिलाएं जब तक उसके लिए अनुमति नहीं देंगी तब तक नहीं खुलेंगे। और उसके बाद ऐसा खुले कि पीने की उम्र भी कम हो गई, टाइम बढ़ गया, कमीशन बढ़ गया, और धड़ाधड़ इतना दारू के चक्कर में आपको फंसा दिया इन्होंने। नहीं, कि 144 करोड़ का आपने लाभ दिया है, कांग्रेस भी आपसे इस्तीफा मांग रही है। क्या आपको लगता नहीं ये शराब का मामला आपके लिए वाकई बहुत खराब है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। ये कह रहे हैं, हालांकि सुधांशु जी 144 करोड़ कह रहे हैं, इनके एक और सांसद मनोज तिवारी वो 8000 करोड़ कह रहे हैं, एक प्रवक्ता कह रहा है 40 करोड़, एक कह रहा है बता रहा हूं, एक कह रहा है 1.5 लाख करोड़। सीबीआई ये कह रही है कि 1 करोड़ का ट्रांसफर। सुन लीजिए, ऐसे सुन लीजिए। सीबीआई ये कह रहा है कि एक शराब की कंपनी का मालिक दूसरे शराब कंपनी का मालिक 1 करोड़ ट्रांसफर किया। सीबीआई 6 घंटे तक मनीष जी को पूछताछ किया। सीबीआई जो कह रहे हो ये नहीं कह रहे हैं। पॉलिसी सही थी तो वापस क्यों ली? पॉलिसी सही थी तो वापस क्यों? देखिए, उस सारा सवाल का जवाब हम लोग पिछले 5 दिन में देते रह गए कि आखिर क्यों वापस लेनी पड़ी, उसके क्या कारण थे। लेकिन केजरीवाल का चेहरा देखे, वो सवाल आपको कौन देगा? बार मैं कह रहा हूं कि ईडी, सीबीआई तमाम तंत्र इन्होंने छोड़ा है। ये दर्शाता है
कि इनकी घबराहट इनकी चिंता बढ़ रही है। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड में जवाब, फिर मैं एनालिस्ट के पास आ रहा हूं और पब्लिक के पास भी आ रहा हूं। ऐसा अन्याय मत कीजिए। नहीं, बिल्कुल आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा। आपने मुझसे वादा किया कि मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे 10 सेकंड का सिर्फ समय दीजिए। हाँ, 20 सेकंड ले लीजिए, बोलिए। चलिए आप बोलिए, दोनों का एक साथ जवाब दे देंगे। आम आदमी पार्टी के सत्ता के स्वार्थ की राजनीति का उदय हुआ इनकी राजनीतिक दल के उदय के साथ। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना चाहता हूं, आचारहीनम न लेकिन वो आपको गिन ही नहीं रहे, वो आपको किसी हैसियत में नहीं गिन रहे। सही, वो तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी देश में किसी की हैसियत गिनते ही नहीं है। सुन लीजिए अब आगे, आचारहीनम न पुनन्ति वेद, वेद भी जिनका आचरण ठीक नहीं है उनको ठीक नहीं कर सकता। आपने कहा राहुल गांधी जी ने आंख का फिसल जाना उतना घातक नहीं है जितना नियत का फिसल जाना है। भारतीय जनता पार्टी की नियत फिसल गई दोस्तों। क्या कहा था आपको? 2 करोड़ रोजगार का सृजन मित्रों हर साल करूंगा। 12 करोड़ रोजगार आप लोगों के छीन लिए गए। 84 करोड़ लोगों की हिंदुस्तान में आमदनी कम कर दी। प्रधानमंत्री जी ने भावुक होकर कहा था कि मेरी उज्ज्वला बहनों, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं देखता हूं कि धुएं के कारण आपके लंग्स खराब हो रहे हैं, आपकी आजीविका पर फर्क पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर जब आप कर देते हैं तो 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनें फिर उस धुएं को पीने के लिए ठीक है। जवाब सुधांशु त्रिवेदी। मैं सिर्फ ये बात कहता हूं कि जो लोग आज कहते हैं आज पूरी दुनिया में प्रचंड महंगाई है, और मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स खोले हैं। 23 नवंबर 2021 का व्हाइट हाउस का प्रेस रिलीज देख लीजिए। मैं चुनौती से पूछता हूं, बताइए कभी पिछले 200 साल में अगर उसने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स खोले हों, उसके बावजूद आज 1000 रुपए का सिलेंडर है और जनवरी 2014 में 1241 रुपए का सिलेंडर था। और चाइना की बात करते हैं, अरे भाई चाइना के साथ अपना एग्रीमेंट तो बता दो जो कांग्रेस की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच में हुआ था, चलो वो सार्वजनिक कर दो, फिर हम मान लेंगे कितनी ईमानदारी है। आर पार के इस एडिशन में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी यह बड़ी चर्चा जारी है। मोदी बनाम कौन 2024 में लिखा था और आखिरकार 2000 वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा पब्लिक डिबेट शो 2024 का चेहरा कौन होगा, मोदी बनाम कौन। और आज हमारे साथ पैनलिस्ट वर्सेस एनालिस्ट हैं, यानी जबरदस्त चर्चा हो रही है। आप जब बात करते हैं राहुल गांधी की कि राहुल गांधी एक कैंडिडेट है, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, आप ही के नेता है गुलाम नबी आजाद, वो कहते हैं कि वो एक्टिव पॉलिटिशियन ही नहीं है। आप ही के नेता है संजय निरुपम, उन्होंने तो जो विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उसने बोला ये तो चकल्लस लग रहा है, ये तो चकल्लस लग रहा है जो कुछ हो रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि राहुल गांधी की इमेज आपके खुद के नेताओं ने नॉन सीरियस बना दी है? देखिए, मैं तो देश की जनता से पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी जी भट्टा परसोल से लड़ाई प्रारंभ करते हैं और 75 करोड़ किसानों को देश के उनके भूमि का अधिकार दिलाते हैं, जिसको प्रधानमंत्री आती एक के बाद एक 3 अध्यादेश से समाप्त करना चाहते हैं, तो वो राहुल गांधी हिंदुस्तान के हित की बात करता है कि नहीं करता है? वो राहुल गांधी जो कहता है कि आदिवासी अधिनियम आदिवासियों को जंगल में आजीविका का अधिकार देकर 15 करोड़ आदिवासियों को हम उनका अधिकार देंगे, तो सवाल आ रहा है, बताइए। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे इतनी सारी हिट फिल्में देने के बाद भी आमिर खान की फिल्में फ्लॉप जा रही हैं, वैसे ही राजनीति में राहुल गांधी जी भी फ्लॉप हो रहे हैं, उनके ही आदमी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मतलब ये आपका कहना है कि राहुल गांधी और आमिर खान दोनों का वक्त चला गया है? देखिए, चिंता ये बेसिकली आपका पॉइंट। देश के युवाओं को चिंता ये करनी चाहिए कि युवाओं ने वो जो सपने दिखाए युवाओं के रोजगार के, वो फिल्म फ्लॉप कर दी प्रधानमंत्री राहुल गांधी पर। ऐसा है, एक लाइन ऐसे लाइटर नोट पे, थोड़ा लाइटर नोट पे, हम तो लखनऊ के रहने वाले, वहां एक कहावत है, अम्मा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। जी राहुल गांधी पर आपका पॉइंट। राहुल गांधी जी पे मेरा पॉइंट एक ही है कि वो बार बार कहते थे राफेल के मुद्दे पे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि भैया हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी गलती मानते हैं, चौकीदार तो प्योर है। जब वो खुद ही इस बात को स्वीकारते हैं कि चौकीदार प्योर है, तो आप किस आधार पर उनका विरोध करते हैं? अभी आपने इतने सारे आंकड़े गिनाए, आपसे मैं पूछता हूं, WTO के अंदर एग्रीमेंट किसने साइन किया? आखिर किसने ऑयल बॉन्ड्स को जारी किया? इस देश की आने वाली सरकार के ऊपर इतना सारा डेप्ट किसने छोड़ा? देश के फॉरेक्स रिजर्व कहां थे जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभाली? आपके राज्य में बेरोजगारी दर कितनी थी? महंगाई दर डबल डिजिट में थी। आप इस बात का उत्तर दे दीजिए। आज के सिनेरियो में पूरे विश्व के अंदर जब प्रधानमंत्री जी एक ग्लोबल लीडर बनकर पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं और महंगाई
जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां जी, पर जी, जी। डबल डिजिट से ऊपर जा रही हैं। जी, जी, आपने तो बताया आज था। इंडिया के अंदर जी, स्थिति thank इतनी you। अच्छी है, आपको धन्यवाद नहीं करना चाहिए? जब झूठ बोलते हैं, जब झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं और भाजपा की तरह ये अपनी तकरीर जारी रखते हैं। क्या कहा? ऑयल बॉन्ड्स का टोटल 10 सालों में 1,40,000 करोड़ रुपए था, जो कि 9,000 करोड़ रुपए पर एनम सिर्फ चुकाना पड़ रहा है। और अर्जित कितने कर लिए? 27 लाख करोड़ रुपए। इन्होंने कहा था इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे तो हम आपको सीधा उसका फायदा आमिर देंगे। खान वाली तो और क्या राहुल गांधी फायदा- वाली बात क्या का जवाब फायदा दीजिए। मिला? मैंने कहा ना, हिंदुस्तान के किसानों की पिक्चर प्रधानमंत्री जी ने फ्लॉप कर दी, ठीक है, युवाओं ठीक की है। पिक्चर फ्लॉप कर दी। इस देश में जी, जी, धन्ना जी, से जी, जी, जो जी। पैसे लूट आपने अपनी लूट बात कर को भाग रखा रहे है, थे, एक उनकी पिक्चर हिट हुई है। जी 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 आलोक मैं माधव जी से पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर गए लालू जी के पास, ये वही लालू जी हैं जिन्होंने उनको पलटू राम कहा था, और यही उनके तेजस्वी जी ने पलटू चाचा कहा था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। फिर आप वहीं चले गए। आज बिहार को आपने फिर जंगल राज में वापस कर दिया है। वहां पर जिस तरीके से स्पेट ऑफ क्राइम बढ़ गया है और जिस तरीके से लूट बलात्कार बढ़ गया है, इसके लिए दोषी नीतीश कुमार को ही माना जाएगा। 24 पर आपका क्या और 24 में आप उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं सीएम का, और खुद उनके प्रेसिडेंट का नहीं, पीएम का भैया। सॉरी, पीएम का। खुद उनके प्रेसिडेंट कहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम के कैंडिडेट नहीं है, लेकिन उधर मांझी जी कहते हैं वो पीएम कैंडिडेट है। ऐसा ना हो। तेजस्वी चाहते हैं जी, कि जी। जल्दी से हटा के हम सीएम बन जाएं। अरे ये बड़ा बोला, क्या बोला? तेजस्वी चाहते हैं कि जल्दी से चाचा को दिल्ली भेज के हम सीएम बन जाएं। अरे ये है खेल, ये है खेल। जैसे एक टाइम पर करिए, देखिए, क्योंकि मैं 22-23 साल से पॉलिटिक्स को कवर कर रहा हूं, बिजनेस को भी कवर कर रहा हूं, तो शरद यादव के साथ भी यही कहा जाता था कि आप तो नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बने हैं। तेजस्वी यादव अब नीतीश कुमार को बोल रहे हैं अब नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो शरद यादव के साथ नीतीश बाबू ने खेल किया वो तेजस्वी नीतीश बाबू के साथ कर दे? अब मैं जवाब समझ पूरा गए माधव? जवाब दे दूं? मुस्कुरा भी रहे हैं। मैं मुस्कुराता हूं, मैं जवाब देता हूं। देखिए जवाब दो। कुछ दिन पहले, आज से 25 दिन पहले, जब हम लोग बीजेपी के साथ थे तो सब कुछ मंगल राज था, और 15 दिन में जंगल राज हो गया। आप अनुमान लगाइए बीजेपी के बीजेपी की बौखलाहट को देखिए आप। आज 15-20 दिन में जंगल राज हो गया। यही प्रधानमंत्री जी 1 महीना पहले विधानसभा के जैसे प्रांगण में आदरणीय नीतीश कुमार जी की प्रशंसा करते हैं। शुभम त्यागी जी थोड़ा सा वीडियो निकाल के देखिएगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकास की आपने बोला पहले मंगल राज, शायद आप अभय दुबे और आप दोनों से सवाल है मेरा। तेज प्रताप यादव की ऑफिशियल मीटिंग में दामाद जी क्या कर रहे थे? अरे आप सुन तो क्या कर रहे थे? सुन तो लीजिए। मंगल राज था या जंगल राज था? बोलिए। अरे इन्हीं के क्या कर रहे थे भाई? इन्हीं के मंत्री जो नीतीश जी के कैबिनेट में क्या थे, कर रहे थे? उनके पूरे परिवार लोग सचिवालय में थे। नितिन नवीन की बात मैं कर रहा हूं, छोड़िए ना उसके बाद। क्यों छोड़े? बात क्यों छोड़े? मुद्दे पे आइए ना। ऑफिशियल मीटिंग में दामाद जी बैठेंगे। अरे मुद्दे पे ऐसा होता है कहीं क्या? मैं तो उदाहरण दिया ना, इन्हीं के क्या उदाहरण दिया आपने? नितिन नवीन बताइए। जी जो मंत्री थे उनके पूरे परिवार सचिवालय में पाए गए। ये आम आदमी पार्टी के शासन में, बीजेपी के शासन में, या फिर कांग्रेस के शासन में निकाल लीजिए, कहीं दामाद किसी मीटिंग में बैठा हो? बताइए। आपके पास ज्यादा आंकड़ा है। बताइए मैं तो बता तो रहा हूं। बताइए। बीजेपी के पास में बताया कि बीजेपी की कितनी घटनाएं ऐसी घटित हुई है बीजेपी के नाम नाम। एग्जांपल नितिन नवीन का नाम बताइए। नितिन नवीन का नाम बताइए। एग्जांपल जानते हैं वो जानते हैं नितिन नवीन एग्जांपल को। बताइए। अरे बिहार सरकार में मंत्री थे, उनके पूरे परिवार के लोग, पत्नी बच्चे सब सचिवालय में पाए गए। क्या हो गया उसे? देखिए, परिवार सचिवालय में हो और दामाद जी मीटिंग में हो तो अलग मैटर है। देखिए बीजेपी करे तो जैसो अच्छा, दूसरा करे तो चोर। विभाग तो है बेरोजगार की बात। विभाग की मीटिंग में समझा दीजिएगा। सिर्फ दामाद जी मीटिंग में नहीं थे, सिर्फ दामाद जी मीटिंग में नहीं थे। सर आलोक, एक बात साहब शांत जी। सिर्फ दामाद जी मीटिंग में नहीं थे, एक मंत्री ऐसे भी बनाए थे जिनको पुलिस ढूंढ रही थी। पहले उन्होंने जाके मंत्री की शपथ ली और उसके बाद अब तो पता ही तो गवर्नेंस। देखिए 2024 पे सवाल है, अब मैं जल्दी से सवाल ले लेता हूँ। हाथ खड़ा करिए, अपना सवाल लीजिए। जी मैडम आप बोलिए। क्या पहली बात तो देश की जनता बेवकूफ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, देश की जनता भाई देश की जनता बेवकूफ नहीं है। बिल्कुल नागरिक होने के नाते मैं ये तो समझ रही हूँ कि ये भाजपा बनाम बाकी पार्टीज नहीं है, ये मोदी बनाम बाकी पार्टीज है। क्यों है आप लोगों को मोदी का इतना खौफ कि आप सब लोग एकजुट होकर उनको हराना चाहते हैं? हमको अपने प्रधानमंत्री से अगर शिकायत है तो वो हमें करनी ही चाहिए। बात जो सिर्फ सत्ता के स्वार्थ की अभी की थी, उस पर मैं छोटा सा प्रकाश डाल दूं। जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते थे, जम्मू कश्मीर जाते थे, बोले बाप बेटी की सरकार है, इसने भ्रष्टाचार किया है, ये देश विरोधी है।
जब सत्ता का समय आता है तो उसी के साथ 3 सालों तक सत्ता पीडीपी के साथ बनाते हैं। ठीक जो है, प्रेस अगला सवाल, कॉन्फ्रेंस में बैठ करके लंबा नहीं, लंबा नहीं, अमीश जी, छोटा। जी। सर, मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि बीजेपी पर विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, तो क्या बीजेपी को अब धर्म की राजनीति का ट्रैक बदल के अब धर्म की राजनीति छोड़ देनी चाहिए? आप पे आरोप लगता है ये तो क्या आप सांप्रदायिक है और आज से नहीं आदिकाल से लगा आ रहा है ये आरोप? तो जवाब बिल्कुल सही बात है। देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये सेकुलरिज्म है। और विरोध करिए तो सांप्रदायिकता है। एक पार्टी है जिसका नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, मुसलमानों की एकता के लिए समर्पित पार्टी, वो सेकुलरिज्म का प्रतीक है। और यदि विरोध करे, अब मैं एक बात सिर्फ कह देना चाहता हूं, ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, 2014 से पहले भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। चूंकि भारत के संविधान में शरिया के प्रावधानों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी और यदि शरिया का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ आए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कुचलकर शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर रखा गया। मैं चुनौती से पूछता हूं, दुनिया किसी सेकुलर देश में ऐसा हुआ हो तो बताइए? सिर्फ मुस्लिम देशों में एक होता था। इसलिए हम देश को ट्रू सेकुलर देश बना रहे हैं और ये लोग उसको आंशिक मुस्लिम रखना। देखिए जी, सवाल। सुधांशु जी, ये बताइए आपकी पार्टी एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देती, चाहे प्रदेश के अंदर हो गई चाहे केंद्र के अंदर हो गई? आज केंद्र के अंदर अगर आप सेकुलरिज्म को अगर बातें कहते हैं, बुरी भली बातें कहते हैं आप सेकुलरिज्म को, आज हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जिसके ऊपर ओथ ली जाती है वो भी सेकुलर है, तो आप उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? बहुत वाजिब सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल। बहुत वाजिब सवाल किया है। अब मैं बताना चाहता हूं, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन किसी गैर मुस्लिम को बनाया कभी कांग्रेस ने? हमने बनाया सरदार त्रिलोचन सिंह जी को। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के जमाने में कोई बुद्धिस्ट मंत्री था, कोई पारसी मंत्री था, कोई किसी जोरोस्ट्रियन को कुछ बनाया, किसी जैन को बनाया? किसी को नहीं बनाया। सुनिए, अगर वोट देने की स्थिति हो तो हम बताना चाहते हैं, कॉमन सिविल कोड एक ही राज्य में है, वो है गोवा, जो हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। किसी को कोई समस्या नहीं। 40 में 18 क्रिश्चियन को टिकट दिए। मैं जवाब दे रहा हूं, 40 में 18 क्रिश्चियन क्यों नहीं हम मिनोरिटी गिनेंगे? 40 में 18 क्रिश्चियन को। आपके लिए मिनोरिटी सिर्फ एक ही है क्योंकि देश के युवा है। इस देश की धारा बदल रही है और इस देश की धारा को अगर आपको नब्ज को पहचानना है तो पहचानने का सबसे बड़ा जरिया होता है इस देश का बॉक्स ऑफिस, इस देश का बॉलीवुड। आप देखिए बीते दिनों जितने फिल्में आई वो पिट गई, वो फ्लॉप हो गई, क्योंकि इस लड़की ने सही कहा, आमिर खान का दौर अब चला गया है इस देश के अंदर। अब इस देश के अंदर एक ऐसा दौर है जिस दौर के अंदर आपको जो कहना है वो स्पष्ट रूप से कहना है, इसमें दो मुंही बात आप नहीं कर सकते। कांग्रेस की समस्या यह है कि कांग्रेस ये नहीं तय कर पा रही कि उसका अध्यक्ष कौन होगा, उसका चेहरा कौन होगा। कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है। अब अबे दुबे मैं आपको बताता हूं, आप खुद से मत बोलिए, सवाल सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए ना, सवाल सुनिए, जवाब दीजिए इत्मीनान से। 40 सेकंड में आपको इत्मीनान से देता हूं। मेरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है आपसे। आपके सर बहुत बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी। उन्होंने बोला कि आपकी पार्टी में चपरासी फैसले लेते हैं, ओएसडी फैसले लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड फैसले लेते हैं। आपको भारत जोड़ो यात्रा तो छोड़िए, आपको कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपके नेता से नेता छूटते जा रहे हैं। क्यों? मनीष तिवारी कहते हैं कि अगर इलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं होगा तो कैसे तय होगा, बताइए। अमीश देवगन जी, मैं इन साथी की बात से असहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी माइनॉरिटी के आदमी को टिकट नहीं दिया। सैफुल्लाह फारूक जो दुर्दांत आतंकवादी था जिसने हिंदू पंडितों की हत्या की, 10 वर्ष जेल में रहा और अजहर मसूद से 1 साल शिक्षा ली पाकिस्तान जाकर, उसको वार्ड नंबर 33 से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। रियाज अटारी जिसने कन्हैया का कत्ल किया वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था। मीर तारिक अहमद भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा लड़ा, आज भी जाकर देख लीजिए, जिसको गांव वालों ने ड्रोन से पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करते हुए देखा। मेरे सवाल का भी जवाब गुलाम नबी आजाद पे। एक मिनट अमीश देवगन जी, भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने दीजिए। नहीं, आप गुलाम नबी आजाद पे जवाब दीजिए। उन्होंने बेनकाब आपको आपने जो गुलाम नबी आजाद बेनकाब करते रहते हैं क्या? साहब की बात की तो मैं दोस्तों से पूछना चाहता हूं, 42 साल तक उन्होंने सत्ता के साथ रहे। जब कांग्रेस पार्टी प्रतिकूल परिस्थिति में है, जब सड़कों पर संघर्ष का समय था, तब उन्होंने कहा, क्योंकि फरवरी 2021 भारत जोड़ो यात्रा में किसका सवाल है? राज्यसभा की सदस्यता हमने बरकरार नहीं रखी, तो वो जो गुलाम नबी आजाद ने कहा। देखिए, गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। वो बहुत सीनियर नेता है, बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने कोई बात कही है तो सोच समझ कर कही है। उनको लगा होगा कि कांग्रेस पार्टी में आज चौकी हुए अपना क्या नाम है बॉडीगार्ड और पीए
और जो उनके चौकीदार हैं वो फैसले लेते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। अभय दुबे जी, आप अपनी पार्टी को दुरुस्त करिए, तब जाकर के आप जनता को दुरुस्त। ये बहुत बढ़िया बात है, आप अपनी पार्टी को दुरुस्त करिए। क्या आप अपनी पार्टी को दुरुस्त के एक होती है कि हम बीमारी को समझे ना, हम बोले बीमारी है ही नहीं। उनकी चिट्ठी इतनी घातक नहीं जितनी अडवाणी जी ने लिखी थी। अडवाणी जी ने कहा था कि अपना निजी हित साधने के लिए कुछ लोग पार्टी में आ गए नरेंद्र मोदी जी के लिए, तो कम से कम हमारे यहाँ सारे लोग। चलिए अब एक लाइन बोल दो सुधांशु जी, देखिए गुलाम नबी आजाद साहब तो पार्टी छोड़ के चले गए। अब मैं दो ऐसे नेताओं को बताता हूं जो पार्टी में हैं। AK एंटोनी साहब 2014 की पराजय के बाद उन्होंने रिपोर्ट बनाई, कांग्रेस की हार के कारणों में लिखा कि कांग्रेस एक समुदाय यानी मुस्लिमों के साथ ज्यादा आइडेंटिफाई हो गई, ये हार का कारण था, ये AK एंटोनी ने कहा। और अभी आपके नेता प्रमोद कृष्णम ने यह कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हिंदू नाम से नफरत है। करिए कार्रवाई। बिल्कुल बोलिए, आईना तो आपकी पार्टी बोला, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला इस बात को। संजय निरुपम क्या कह रहे हैं? और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी बोला कि अगर ऐसे ही हालात रहे जैसे विपक्ष के हालात है, जैसे मोदी है तभी मुमकिन हो रहा है। इन्होंने कहा, मैं तो देश के युवाओं से जानना चाहता हूं, क्या युवाओं से जानेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी वोट ही नहीं डाल रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता की भूख मिटाने के लिए सिर्फ उस जो बबूल भारतीय जनता पार्टी जड़तावाद का बोना चाहती उसके साथ जाना चाहिए, या जो बहुलतावाद का गुलदस्ता हमने लगाया हिंदुस्तान में उसके साथ जाना? अरे तो एंटोनी साहब ने बहुलतावाद कहा है कि जड़तावाद कहा? खुद उत्तर दीजिए ना। एक्चुअली मेरा सवाल नहीं है, बट मैं इनसे एक बात कहना चाहती हूँ जो कांग्रेस के, मतलब जब से मैं, हाँ अभय दुबे जी, जब से मैं यहाँ पे बैठी हूँ इनको पूछा चेहरा कौन होगा आपका, ये मोदी की हमें शिकायत है कि मोदी जी सोते क्यों हैं, खाते क्यों, मतलब सिर्फ इनका एजेंडा ये है कि मोदी जी ये करते क्यों हैं, ये नहीं बता रहे कि चेहरा कौन है या ये क्या इनका क्या एजेंडा होगा, कौन इनके सामने आएगा मोदी जी के, वो कोई क्वेश्चन ये मुद्दा बता ही नहीं रहे कि 2024 आप मोदी के इर्द गिर्द उनकी निंदा चुगली निंदा में ही लगे रहते हैं, इसके अलावा कोई कहानी नहीं है। आगे एक और सवाल। जी अब एक सवाल पॉइंट सुनिए। कांग्रेस के जो भी नेता हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं वो सब राहुल गांधी को PM बनाना चाहते हैं, पर क्या राहुल गांधी खुद PM बनना चाहते हैं? दोनों का ये अच्छा सवाल है। जिस दिन जो अध्यक्ष नहीं बनना चाहता वो PM बनना चाहता है क्या? एनालिस्ट भी ताली मार रहे हैं यहाँ दिखता है। जिस दिन हमारी, देखिए दीपक झा चुपचाप ताली मार रहे हैं, हंस भी रहे हैं, मजबूरी में समझ रहा हूँ। अमेश जी, जिस दिन हमारी ये बिटिया राजनीतिक दलों की नीतियों का प्रश्न करने लगेगी ना, उस दिन इनके भविष्य का भी उद्भव हो जाएगा। और दूसरी बिटिया ने, ये सही सवाल नहीं पूछ रहे। मेरी वो उसका मैं अपना दृष्टिकोण बता रहा हूँ, आगे जाकर इस बात का आभास होगा। नीतियों पर पूछे। राहुल गांधी के बारे में बता देता हूँ, जो व्यक्तिगत क्षमता में मैं जानता हूँ, राहुल गांधी जी सामूहिक व्यक्तिवादी नेतृत्व के वो बहुत खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि नेतृत्व सामूहिक होना चाहिए, जब भी एक व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व होगा वो निरंकुश होगा। इसीलिए हमारा प्रजातंत्र ये निर्धारित किया गया है। और जब बिटिया तुम नीतियों का प्रश्न करोगी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से, तब तुम इस चेहरे को भूल जाना और पूछना कि जो युवाओं के लिए नीतियां निर्धारित की थी प्रधानमंत्री जी, उस पर आप कितना खरा उतरे। क्या प्रधानमंत्री जी आपने वादा नहीं किया था कि मोदी जी आने वाले, महंगाई घटाने वाले? क्या एक सेकंड बिल्कुल बढ़िए, रुकिए यहीं पर, क्योंकि आपने बोला राहुल, जब कैबिनेट का फैसला फाड़ा था, जब ऑर्डिनेंस फाड़ा था, तो निरंकुश थे या अंकुश थे? कैबिनेट का फैसला फाड़ा था राहुल गांधी ने, वो कैबिनेट जिसमें प्रधानमंत्री, देश के कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं, और राहुल गांधी क्या थे? मात्र सांसद जो सुधांशु त्रिवेदी है। क्या सुधांशु त्रिवेदी की हिम्मत है वो कैबिनेट का डिसीजन फाड़ सके? मैं पूछता हूं, एक सेकंड, फाड़ा था, क्या हिम्मत है आप में, आपने कैबिनेट का डिसीजन फाड़ने की? नहीं, अरे वो तो देखिए, इतनी सामूहिकता में विश्वास करते हैं कि 3.5 साल हो गए अभी समूह में अध्यक्ष ढूंढा ही जा रहा है। इतनी सामूहिकता है जिसका कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और जो किया था, मैं एक बात कहना चाहूं, देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया, मगर मैं ये कहना चाहूंगा उनके साथ जो हरकत की वो पूरी डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेट्रीमेंटल थी, जो राहुल गांधी जी ने, जबकि वो एक फोन छोड़िए, वो एक इशारा कर देते मनमोहन सिंह जी को तो वो कैबिनेट और विड्रॉ हो जाता। इसका मतलब आपका उद्देश्य सिर्फ अपमान करना था उस समय के प्रधानमंत्री का। संजीव झा, प्रधानमंत्री ने बोला कि भ्रष्टाचार, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचारी कार्रवाई हो रही है वो सब एक हो रहे हैं। आपके खिलाफ भी भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही है, यानी आपकी पार्टी के खिलाफ? प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी की दोस्त बात की बातें करने लगूंगा, शराब घोटाले की बात, जब उनके दोस्त बात की बातें करने लगूंगा, उनके सुधार की बातें करने लगूंगा, तो पूरा शो निकल जाएगा। लेकिन मैं चौथी बात में, क्या लगता है भ्रष्टाचार पे आपको फंसा दिया बीजेपी ने? मुझे देखिए, हम सब लोग आंदोलन से आए हुए लोग हैं। मैं एक बात बताऊं, एक बच्ची ने बच्चा सवाल किया, कहा एक आपके एनालिस्ट ने सवाल किया कि इनके बहुत सारे विधायकों पर केस है। बिल्कुल सही बात है। एक बात बताइए, इस 7 साल 8 साल की राजनीति में
हमारे 62 एमएलए पे 169 केसेज हैं, जिसमें 124 केसेज में कोर्ट ने कहा ये क्या बकवास है। मैं अपनी बात करूं, मेरे पे 4 एफआईआर। क्या एफआईआर है कि हमने पुलिस को मारा पीटा, मैंने चीफ सेक्रेटरी को मारा, मैंने मनोज तिवारी जी को मारा, मैं विजेंद्र गुप्ता जी को मारा, ये सारे केसेस हमारे पे हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, अब देखिए जब कभी इन दोनों की डिबेट होती है, देखिए वो तो शराब वाला मामला मारने पीटने का नहीं है। अब मुझे बोलने दीजिए, फिर आप सवाल कर लीजिएगा। इन्होंने कहा कि ये बी टीम है, ये दोनों कहते हैं, दोनों को ये कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कहते हैं ये कांग्रेस की बी टीम है। अब पंजाब मैं वही बात कर रहा हूं। और एक बात और उन्होंने कहा कि पंजाब जब गए तो विश्वास जी ने कहा कि ये खालिस्तानी है। तब मैंने दोनों से पूछा कि बताइए भाई ये टीम कौन है फिर खालिस्तानी का, लेकिन पंजाब की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आज तक के इतिहास में ऐसा मेरिट किसी को पंजाब में मिला। पहली बात कही राहुल गांधी जी का जवाब एक दशक पहले। अरे राहुल गांधी जी को आगे याद करेंगे, पहले सुधांशु जी बोलिए। तो मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं, सिर्फ भारत के इतिहास में 2 ही इलेक्शन ऐसे हुए, 2019 और 2004, जिसमें महंगाई मुद्दा नहीं था, क्योंकि महंगाई की जो रेट थी वो विकास दर से बहुत कम थी, आधी थी। मगर इन्होंने 2014 की एक बात कही तो हमें तो याद आ गया, अरे 2013-14 बहुत अच्छा याद दिला दिए। एक टोपी लगाते थे, मुझे चाहिए जन लोकपाल, मुझे चाहिए राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, अब टोपी पहना दी जनता को और टोपी गायब। अब ये बताइए, तो आंदोलन से निकले नेता हैं, सारी संसद चोर है। कसम खाता हूं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, कभी कांग्रेस पार्टी से समर्थन नहीं लूंगा, कभी बंगला नहीं लूंगा, कभी गाड़ी नहीं लूंगा। और तो और ये कहते केस विड्रॉ हुए, ये भारत के इतिहास की सबसे कम आयु की नई नवेली अजब अलबेली पार्टी है, जिसके की अध्यक्ष 4 नेताओं के खिलाफ मिथ्या आरोप लगाने के लिए कोर्ट में माफी मांग चुके। अरुण जेटली जी के खिलाफ, नितिन गडकरी जी के खिलाफ, कपिल सिब्बल जी के खिलाफ और शायद मनीष तिवारी जी के खिलाफ। आज तक भारत के इतिहास में कोई पार्टी नहीं हुई। इसका मतलब कितना सच बोलते हैं, झूठे होने का प्रमाण सर्वोच्च न्यायालय से लगा के तमगा जो बैठे। और उससे बड़ा आपको पता, इनकी पार्टी में एक लोकपाल थे, एडमिरल रामदास, और जैसे ही लोकपाल ने कुछ बोलना शुरू किया, उठा के फेंक दिया उनको कूड़े में, जो टोपी लगाते थे मुझे चाहिए जन लोकपाल। तो आपकी कथनी करनी का अंतर। एक सेकंड सुधांशु, मेरा आपसे सवाल है, 10 सेकंड 20 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। देखिए बार बार आरोप लगते हैं कि सीबीआई ईडी का आप सहारा ले रहे हैं। अभी भी आम आदमी पार्टी यही बात कह रही है कि शराब के घोटाले में कोई घोटाला नहीं है, लेकिन आप ईडी और सीबीआई का सहारा ले रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी कह रही है, ऐसी कोई गलत नई बात नहीं करी, गलत बात नहीं करी, यही तो सारे आरोपी लगाते थे। सुनिए, 2014 से पहले, एक मिनट में पूरी बात कर लूं सर, उसके बाद आप बोलिए। 2014 से पहले हम विपक्ष में थे ना, तब जांच के घेरे में कौन था? सीबीआई घेरे में। 2G घोटाले में हमारे नेता थे, CWG में हमारे नेता थे, कॉमनवेल्थ में हमारे नेता थे, कोयला घोटाले में हमारे नेता थे। शराब के घोटाले में लालू प्रसाद यादव पार्टी का आरोप, सुनिए, इधर-उधर की बात कर रहे हैं। शराब के घोटाले में जो आम आदमी पार्टी कह रही है, वो कह रही है कि आप डर रहे हैं केजरीवाल की लोकप्रियता के कारण। मनीष सिसोदिया ने बोला, भाई विपक्ष का चरित्र है भ्रष्टाचार। जब ये हम विपक्ष में थे तो भी यही जांच एजेंसी के घेरे में थे, हम सत्ता पक्ष में तो भी यही जांच एजेंसी के घेरे में है। और जब संजीव झा एक मुझे सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी बड़े लोकप्रिय हो चुके हैं, केजरीवाल जी बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं, इस वजह से मोदी जी डर रहे हैं। देखिए हम सब जानते हैं कि हाल ही में चुनाव हुए, जिसके अंदर पंजाब के अंदर जरूर आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन यूपी, उत्तराखंड और कई और राज्यों के अंदर कांग्रेस, उत्तराखंड में कांग्रेस नंबर 2 रही है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नंबर 2 रही है। आपका तो खाता भी नहीं खुला है। क्या कहना चाहते हैं अमीश जी? पहली बात, हम इसलिए कह रहे हैं कि ये फर्जी जांच था। हम पूछ रहे हैं कि मनीष जी के खिलाफ मिला क्या, ये तो बता दो। आप तो ये भी कह रहे थे 3 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे, आप तो कह रहे थे 3 दिन में गिरफ्तार करेंगे। सुधांशु जी को नहीं टोकते हैं, हमारे बीच में आ जाते हैं। मैं सबको टोकता हूं। अरविंद केजरीवाल पर अभय दुबे, मैं आपके पास आता हूं। ये जहां जा रहे हैं, ये आपकी विकेट गिरा रहे हैं। दिल्ली आए, आप साफ हो गए, पंजाब गए, आप साफ हो गए। क्या आपको लगता नहीं है कि अब ये जिस तरह से अपने आप को पिच कर रहे हैं, ये आपके लिए चिंता की बात है? या फिर 2024 में आप अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़े होने को तैयार हैं, जैसे आप दिल्ली में खड़े हुए थे 2013 के अंदर? समूचे देश की जनता के पीछे खड़े होने को हम तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल का सवाल पूछा, सुन लीजिए ना। एक गंभीर आरोप आपने लगाया राहुल गांधी जी पर, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। देश के युवाओं को जानना चाहिए उन्होंने किससे यह आचरण लिया। महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो कानून तुम्हारे, सवाल था? अब आप मेरे को बोलना ही नहीं देंगे, कौन सा आरोप लगाया? आप बोल दीजिए। किस आरोप की बात कर रहे हैं? अध्यादेश फाड़ने की जो बात आप राहुल गांधी पर,
वो महात्मा गांधी से सीखा था उन्होंने। ये गंभीर आचरण था। बताइए, खैर जवाब दीजिए। आप सुन तो लीजिए, ये कांग्रेस की सरकार को अंग्रेज बता दिए, कह रहे हैं उनका अध्यादेश फाड़ के उन्होंने गांधी जी। आपने क्या बोल दिया? ये आपने बोल दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार अंग्रेजों की सरकार थी क्या? आप जितना चाहे राहुल गांधी को जितना चाहे डिफेम करिए। ना मैं क्यों डिफेम कर रहा हूं? वो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, लोगों को जानना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हारा नैतिक दायित्व है कि उसे फाड़ कर फेंक दो। वो राहुल गांधी ने किया। क्या अध्यादेश था? मनमोहन सिंह की सरकार अंग्रेजों की सरकार मनमोहन सिंह की सरकार, मतलब मनमोहन सिंह की सरकार अंग्रेज की सरकार की 2001 में ये भी लेकर आए थे वही कानून, मेरे पास प्रमाण है उसके। लेकिन राहुल गांधी जी ने फाड़कर वो अध्यादेश फेंका कि सजा याफ्ता आदमी को चुनाव की राजनीति में रहने का अधिकार। अब गठबंधन कर लिया उसी के साथ। सुन लीजिए अब एक बात, दूसरी बात, बड़ी बड़ी ईमानदारी की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के दो मतलब भाई, बेरोजगारी और महंगाई और 2 घर जमाई। एक सेकंड, दोबारा बोलिए इस बात को। आपने बोला कि ये जो अध्यादेश राहुल गांधी जी ने फाड़ा था, ये इन्होंने महात्मा गांधी से सीखा है, यही कहा ना आपने? महात्मा बिल्कुल। देखिए, आप चाहे जितनी हंसी उड़ा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ धन्ना सेठों के लिए, सुनिए ना मेरी बात, धन्ना सेठों को सारी भारतीय जनता पार्टी को महात्मा गांधी ने सिखाया राहुल जी को। गांधी ने कब अध्यादेश फाड़ा? महात्मा गांधी ने, आप जाइएगा अगर वे भी साबरमती जाएंगे ना, जिसको नरेंद्र मोदी जी छद्म रूप से करोड़ों रुपए लगाकर राहुल गांधी जी और महात्मा गांधी की बात जाइए, वहां पर एक तख्ती लगी हुई है, जब द्वार पर जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता, महात्मा गांधी जी ने सिखाया राहुल जी को अध्यादेश फाड़ने के लिए। अब सुनिए दूसरी बड़ी बात, क्या छुपाया जा रहा है जानते हैं आप लोगों से? महात्मा गांधी जी ने सिखाया। मुझे बोलने का अधिकार देंगे? मौका दे रहा हूं आपको सर, आप ही की बात कितनी बार हाँ 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 अमीश देवगन जी। अब इसी में सवाल है, मेरी बात पूरी करनी ऐसे। देखिए क्या छुपाया जा रहा है जानते हैं आप? इन्होंने बड़ी बात की ईडी सीबीआई की, क्या हुआ जानते हैं? विजय माल्या का लुकआउट नोटिस जारी किया गया सीबीआई द्वारा, लुकआउट नोटिस को रिवोक किया। ठीक है, सुधांशु लेकर हिंदुस्तान से भगाया। ये तो बड़ा खुलासा इन्होंने कर दिया कि महात्मा गांधी ने सिखाया है कि अध्यादेश फाड़ना। देखिए कई बार क्या होता है कि कहां महात्मा गांधी और कहां वो थे, कहां ये हैं। अब जब ये गांधी जी से इस प्रकार की प्रेरणा लेना शुरू करते हैं, भाई कोई बताए कभी गांधी जी ने कोई अध्यादेश फाड़ा? और चलिए अगर हम मान भी ले, वो तो अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, ये तो आपकी सरकार थी जिसके बारे में कहा जाता था, मैं किसी के प्रति अवमानना नहीं करना चाहता, जो रोबोट के हिसाब से चलने वाली सरकार थी, आपकी माता जी के आदेश पे चलने वाली सरकार थी। और ये सरकार कैसी थी? ज्यादातर समय सुधांशु त्रिवेदी जी को दिया है, पूरी बात नहीं करनी थी। अगर मैं हिंदुस्तान के संसाधनों की लूट की बात करता हूं तो अमीश देवगन जी तुरंत सुधांशु त्रिवेदी जी के पास चले जाते हैं। बताइए ना, 5,35,000 करोड़ विजय माल्या, बताइए इंसॉल्वेंसी बैंक करप्शन कोर्ट में क्या हो रहा है हिंदुस्तान को बताइए। 95% का हेयर कट, ये हर्ष गोयल। ठीक है, आपने बोल लिया। देखिए अबे दुबे, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। आपकी राय में तो अभी विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए, विक्टिम कार्ड मत खेलिए। 300 करोड़ रुपए में विजय माल्या 10 करोड़ रुपए विजय माल्या ने किस प्रधानमंत्री को धन्यवाद का पत्र लिखा कि मेरा लोन खत्म हो गया था, इसके बावजूद आपके द्वारा लिखे गए लेटर के द्वारा मुझे एसबीआई से एक्स्ट्रा लोन मिल गया, धन्यवाद का पत्र रिकॉर्ड में है। और एक केस बताइए विजय माल्या के खिलाफ जो समाप्त हो रहा है इस चर्चा के लिए, लेकिन मैं समय समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं आखिरी 2 पॉइंट जानना चाहता हूं। कोई अपनी बात को रखना चाहता हो तो रख सकता है, पीछे मैं जा नहीं पाया, आप बोलिए। जो आरजेडी की सरकार है और तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, इनके जो सारे नेता इतने भ्रष्टाचार में डूबे हैं, तो हम इनको वोट किस बेसिस पे? अच्छा, भ्रष्टाचार आप कहते हैं बड़ा मुद्दा होगा जी। आप तमाम लोगों का शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए, इस व्यू को रखने के लिए। लेकिन 24 के चुनाव में मोदी के सामने चेहरा कौन होगा, इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन है और बड़ा कॉम्प्लिकेशन भी है। लेकिन कन्विक्शन ये है कि नरेंद्र मोदी को जरूर हराना है 2024 के अंदर। लेकिन कॉम्प्लिकेशन के साथ आगे देखिए होता है क्या। लेकिन फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद है आपको यह हमारा नया संस्करण जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार।